केमिकल काइनेटिक्स कौन सा लेक्चर होता है तो वो पेन है आर्गेनियस देखिए आर्गेनियस इक्वेशन जो केमिकल काइनेटिक्स में है वो है K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस AY/RT। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में हम लोग को क्या बताता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि A क्या है। एक तो है कि आर्गेनियस का इक्वेशन उनके ऑनर में आर्गेनियस कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा इसका नाम है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है? इसके पहले लगा हुआ रहता है, इसका एक और नाम दे दिया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट? बट एक्चुअल ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। इसमें दोनों रहेगा, इफेक्टिव भी रहेगा और इनइफेक्टिव भी रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन और प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कंपल्सरी आर्गेनियस कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ऑल रिएक्शन? इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल रिएक्शन, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन, राइट? वजह क्या है भाई? नंबर ऑफ हर रिएक्शन का नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा। हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन का टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम 100 हो, दूसरे का 150 हो टोटल कोलिजन, तीसरे का 300 हो, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन। दैट इज एक पॉइंट है। आर्गेनियस कांस्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं। आर्गेनियस कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल रिएक्शन, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, तो ए हो गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। यहाँ देखिएगा के क्या है? तो सर अभी तो क्या मतलब के है आर्गेनियस रिएक्शन कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट ऑफ ऑपोसिटी था, बट एक्चुअल में के आल्सो इंडिकेट यस नंबर ऑफ effective collision per unit time, number of effective collision per unit time. Agree? यहाँ बता दीजिए। तो K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस AY/RT। तो KY क्या रहेगा? इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल कोलिजन। क्या पढ़िएगा? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। समझ गए? तो KY रहेगा कौन है स्टूडेंट? देख पा रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव
एग्री? तो के बाई ए इंटू 100 ये क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव। के बाई ए इंटू 100 है परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव। हो गया? चलिए ये बात भी कहीं कहीं में आ जाएगा किसी क्वेश्चन में। इस ये जो मैंने बताया आपको कि एक एक्चुअल में क्या है, इस पर जे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लास का नहीं दिया हुआ है एक्सरसाइज 9। अब आते हैं इस पे। फॉर ए गिवन रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन के किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? तो जैसे ही बोल दिए भास्कर की फॉर ए गिवन रिएक्शन, तो ए कांस्टेंट बना दिए। ए इज कांस्टेंट, ए इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल रिएक्शन बट ए इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन। अरे रिएक्शन को फिक्स कर दिए, मेरा ये रिएक्शन है तो उसका नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉलेजन पर टाइम फिक्स हो जाता है। क्या टेम्परेचर ज्यादा हो कम उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट? इसका मतलब फॉर ए गिवन रिएक्शन ये तो हो गया कांस्टेंट। तो वेरिएबल के नाम पे कौन रहेगा? एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर। क्या रहेगा? एक्टिवेशन या टेम्परेचर। तो यानी कि के फॉर ए गिवन रिएक्शन के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, एक्टिवेशन एज वेल एज टेम्परेचर। अब इसको वेरी करने का तरीका क्या हो सकता है? 3 तरीका। एक्टिवेशन जो कांस्टेंट रख के टेम्परेचर चेंज करे, जो कि सबसे फेमस तरीका है, वो इसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। दूसरा तरीका रहेगा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, एक्टिवेशन को चेंज कर दे। कौन चेंज करेगा? कैटलिस्ट चेंज करेगा। और तीसरा तरीका मोर एंड मोर जेलाइट, दोनों चेंज होते रहे। कैटलिस्ट डालते रहे, हम टेम्परेचर भी चेंज करते रहे, राइट? दोनों वैरी करेगा। और जब जो थर्ड तरीका रहेगा उसी के अंदर फर्स्ट और सेकंड तरीका इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट? इसका मतलब है के डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? के डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक्टिवेशन एज वेल एज टेम्परेचर। This equation clearly indicates that rate constant depends on active EA as well as temperature. अब इसमें केस फर्स्ट बनाते हैं। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज चेंज, उस टाइम पे K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस A बाई RT। और ध्यान रखिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, पता है ना? एक्टिवेशन इज नेवर नेगेटिव, इंडोथर्मिक सेंस है वो, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। देखो टेम्परेचर इन केल्विन इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, आगे में नेगेटिव है। इसका मतलब है कि क्या हम लोग K इक्वल टू A e टू द पावर A बाई RT लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट इफ एक्टिवेशन इज कीपिंग कांस्टेंट, राइट? तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। तो पूरा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और होना भी चाहिए था, ये तो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए था ना। बोले क्यों? टेम्परेचर बढ़ाइएगा
तो कोलिजन ज्यादा मोमेंटम कम होगा, ज्यादा इफेक्टिवली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट? टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, बट टेम्परेचर डिक्रीजेज, रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज। तो बोलिए K, it is very important to note that K और T कैसा फंक्शन है? K depends on temperature, but it is exponential function, right? और इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो सर इंक्रीजिंग है तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, K बढ़ रहा है, राइट? टेम्परेचर को अगर इनफाइनाइट कर देते, ऐसा होगा नहीं, इनफैक्ट थ्योरेटिकली सोच सकते हैं। इफ टेम्परेचर टेंडिंग टू इंफिनिटी, बोलिए 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो K by 1 इक्वल टू A। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट टेम्परेचर ऑल कोलिजन बिकम्स इफेक्टिव कोलिजन, ऑल कोलिजन बिकम्स, ये बात याद रहेगा? क्या याद रहेगा बोलिए? जो याद रहेगा वो ऑब्जेक्टिव में 5 बार पूछा हुआ है। K का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकता है? A के बराबर। तो A क्या है? टोटल कोलिजन। तो भाई A टोटल कोलिजन पर टाइम है, इसमें इफेक्टिव एनर्जी दोनों है और वो फिक्स है, तो K का मैक्सिमम तो तुरंत बराबर हो सकता है ना, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। दैट्स व्हाई अरे कोलिजन इंक्रीजिंग K का फंक्शन जगह इंक्रीजिंग फंक्शन लेकिन एक्सपोनेंशियली, और वैसा कोई भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग है लेकिन किसी वैल्यू के बराबर जाकर फिक्स हो जाता है, उसका ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन 3 टाइप का होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें ये तो रहेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन का है, ये नहीं रहेगा तो इसमें K बढ़ते चला जाना चाहिए इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट तो होगा नहीं, एक बराबर ही रहेगा। दैट्स व्हाई कौन सा सिलेक्ट होगा? ये है और एक यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा। एक ग्राफ आने का चांस रहेगा K वर्सेस T, K वर्सेस ठीक है ना? फर्स्ट केस रिपीट कर रहे हैं, K इक्वल टू A e टू माइनस A बाई RT। एक काम कीजिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, बेस A ln A इक्वल टू क्या लिखता है? ln A और माइनस A बाई RT। ठीक है ना? मैं डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में आया कैसा होना चाहिए? चलिए ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए ln K वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप रहेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर डॉक्टर क्योंकि 1/t का मतलब 0 मतलब t इंफिनिटी, 1/t का मतलब 0 मतलब t क्या? और t इंफिनिटी मतलब इंडेटरमिनेट फॉर्म है।
तो tan थीटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए बाई आर, लेकिन सॉरी एल एन के नहीं, ये हो गया एल एन के वर्सेस 1/t। अगर log के वर्सेस 1/t रहता तो क्या डिफरेंस रहता सर? log के रहता तो बस स्लोप का डिफरेंस रहता। और यहाँ पे tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस ए बाई 2.303। एग्री? ये ग्राफ भी बहुत बार पूछा हुआ है, कोई नया ग्राफ नहीं है, बट जनरली हम लोग इस ग्राफ से ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं, राइट? लेकिन आपको k वर्सेस t एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ क्या है वो जनरली कम बार पूछा गया है, तो उसका पूछने का चांस बनेगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए log k इक्वल टू क्या था माइनस ए वाई, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट बना के रखे हैं एक्टिवेशन, राइट? तो अगर टेम्परेचर T1 है तो लॉग रेट क्वेश्चन केवल, बट यहाँ पे लॉग केवल नहीं लिखेंगे, फॉर ए गिवन रिएक्शन एक कांस्टेंट होता है, राइट? लाइक टेम्परेचर को ऊपर या नीचे कीजिए। लॉग K2 इक्वल टू अगर टेम्परेचर T2 है ये बाई 2.03 R 1/T2 प्लस लॉग A। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। हो गया? क्या हो जाएगा log K2 माइनस log डायरेक्ट बोलिए तो log K2 बाई K1 इक्वल टू एक बहुत फेमस इक्वेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, बोर्ड के लिए आप जानते हो, राइट? इसमें कितना वेरिएबल 1 2 3 4 5, इस 5 में 4 दिया रहेगा, फिर निकालना रहेगा। K1 देते हैं, K2 देते हैं, T1 देते हैं, T2 देते हैं, ये पूछेगा निकल जाएगा, एंटी लॉग का यूज पूछ जाएगा। या K1 दे दिए, E2 ये दे दिए, T1 दे दिए, T2 दे दिए, तब K2 पूछेंगे, K2 भी निकल जाएगा। किसका हेल्प से? लॉग या एंटी लॉग की हेल्प से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात लिखवाने का इंपॉर्टेंट है, 5 में से 4 दिया रहेगा, फिर निकालना रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा ना। T1 T2 K1 K2 और E है, 5 वेरिएबल बन सकता है। अब उस केस में देख लीजिएगा कि अगर ये निकालना रहेगा तो एक्टिवेशन की एनर्जी का यूनिट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट R का वैल्यू किसको लेते हैं, R का अगर 8.314 मिल जाएगा तब क्या आएगा जूल में आएगा आंसर। लेकिन एक मिनट, ये जो जूल में आएगा वो एक्टिवेशन कितने मोल का रहेगा? 1 मोल का रहेगा, एग्री है? क्योंकि R में देखिए ये तो यूनिट है क्वांटिटी ना, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे R का वैल्यू रहेगा क्या है 8.314 जूल पर मोल, क्या रहेगा पर मोल। और अगर क्वेश्चन को यूज कर दिया जाए कि 10 मोल है तब एक्टिवेशन कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ जब एक्टिवेशन मिल जाएगा तो पर मोल का रहेगा इस इक्वेशन से, एग्री? अब देखिए पहला केस क्या था स्टूडेंट
क्या वेरिएबल था, क्या कांस्टेंट था? एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट था, टेम्परेचर सेकंड लिखे। इफ टेम्परेचर इज टू बी कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी वेरिएबल, हेडिंग उसके नीचे एक छोटा सा हेडिंग मान देगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी किसके इन्वॉल्वमेंट से कम या ज्यादा होता है? कैटलिस्ट। इसमें किसका रोल रहेगा? लिखिए, इन जनरल कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इन जनरल कैटलिस्ट इंक्रीजेज rate of reaction without involving in the reaction, without involving in the reaction. The phenomena of increase in rate of reaction, the phenomena of increase in rate of reaction with the help of catalyst is known as catalysis, is known as catalysis. Catalysis लिखिए, एक और पॉइंट। A catalyst generally lower the activation energy या बेसिकली बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए, कैटलिस्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को चेंज करता है। चेंज क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं, वही पाथ ओरिजिनल आता है या पाथ चेंज होता है? पाथ चेंज होने का मतलब क्या? रिएक्शन होने का तरीका चेंज होना, मतलब मैकेनिज्म चेंज होना, राइट? इसका ऑब्जेक्टिव। तो आज के बाद कैटलिस्ट क्या चेंज कर सकता है? एक्टिवेशन एज वेल एज पाथ ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट? लिखिए, नहीं इस दो में से कौन सा ग्राफ, अगर एक है विदाउट कैटलिस्ट तो कौन सा रहना चाहिए? विद कैटलिस्ट। अगर मेरा कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है, एक क्या रहेगा? विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, और एक क्या रहेगा? ठीक है, तो किसमें एक्टिवेशन ये कम रहेगा स्टूडेंट? अगर इसका नाम EA1 लेते हैं और इसका नाम EA2, तो बेसिकली EA1 कैटलिस्ट व्हाट? EA2, राइट? और जब EA1 है तो मानते हैं रेट कांस्टेंट K1, और EA2 है तो मानते हैं रेट कांस्टेंट। बट कैटलिस्ट का इफेक्ट सिर्फ प्योर कैटलिस्ट का इफेक्ट देखना है तो क्या कांस्टेंट बना करके? टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट। एनीवे देखो, एक कैटलिस्ट जनरली, ये डायग्राम ओपन करो, एक कैटलिस्ट जनरली lower the activation energy by providing a new reaction path, by providing a new reaction path. स्टूडेंट यहाँ देखिए, कैटलिस्ट यूज करने से इसके इसके बीच का एनर्जी क्या चेंज हुआ? इसका मतलब कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। एक बार और लिख दें, फिर भी लिख लीजिए, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अब देखिए हम लोग क्या कांस्टेंट मान रखे हैं, K1 निकाल सकते हैं। फॉर ए गिवन रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन को कैटेलिस्ट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो K1 इक्वल टू A E टू ना बोलिए A1/RT एंड K2 इक्वल टू A E के पावर A2/RT। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, क्या मस्त है 1000 का चलिए चलिए यहाँ देखिए K2/K1 इक्वल टू व्हाट, बोलिए 20/A तो कैंसिल हो जाएगा, एक की जगह तो क्या हो जाएगा, ऊपर कॉमन लीजिए तो क्या किसको बाहर निकाल सकते हैं 1/RT, 1/RT को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, देखो सही है क्या, ठीक तो है, डिवाइड करके देख लीजिए ना, तो A ऊपर जाएगा, A ऊपर जाएगा +1 पे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा और कॉमन क्या हो जाएगा 1/RT, दो तरफ लॉग लीजिए बेस A, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस A, ln K2/K1 इक्वल टू 1/RT EA1 माइनस EA। तो log K2/K1 इक्वल टू 1/2.303 RT EA1 माइनस एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है कब, जब एक्टिवेशन चेंज हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्टिवेशन चेंज हो रहा है क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज कौन करेगा, कैटेलिस्ट, ठीक है। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, कैटेलिस्ट चेंज कर रहा है और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो ये थर्ड केस है। If activation energy and temperature both are changing, if activation energy and temperature both are changing, on an student समझ में आ रहा है, तो K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस A/RT, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जब एक्टिवेशन E1 है और टेम्परेचर T1 है तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट T1 मान लेते हैं, और जब एक्टिवेशन एनर्जी E2 है और टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 मान लेते हैं, ऐसे तो क्या लिखेंगे K1 इक्वल टू A e टू द पावर, बोलिए EA1/RT1 और K2 इक्वल टू A e टू द पावर EA2/,
डिवाइड कीजिए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर क्या आता है K2/K1 इक्वल टू जो भी कॉमन रहता है उसको कॉमन लीजिए e टू द पावर शायद एक ही चीज कॉमन रहेगा 1/1 EA1/T1 ये तो सही है इसमें दोनों तरफ लॉग लीजिए बेस e अब बाद में उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दीजिए log K2/K1 इक्वल टू 1/2.303R EA1/T1 माइनस EA2/T2। दिस वाज मोर एंड मोर जनरलाइज। बोलिए क्यों? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहता, यहाँ देखिएगा तो एक बाहर आ जाता तो कैसे फर्स्ट का इक्वेशन मिल गया, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो T1 T2 सेम रहता, T बाहर आता सेकेंड केस। इसको तो थर्ड केस भी अगर याद रखें तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों केस को डील कर लेगा। So this is more and more generalized. होमवर्क में एक्सरसाइज 9 एंड एक्सरसाइज 10 10 सेकंड का 11 16 बहुत दोनों मिलाकर, और उसमें से ट्राई सब लोग बना के आना है। 2 दिन का टाइम लेता हूँ तो इसमें जो नहीं बनेगा वो मैं सॉल्व कर दूँगा। 11 का 11 नहीं बनेगा तो 11 का 11 सॉल्व कर लेंगे, बट इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। चलिए अब देखिए हेडिंग बना लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। इसको पहले ऐसे समझिए स्टूडेंट, 2 ग्राफ है यहाँ आपके सामने 2 ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है। कौन सा ग्राफ का स्लोप ज्यादा शार्प है? इसका स्लोप ज्यादा शार्प है, इसका ना। इसका मतलब है कि सेम डेल्टा एक्स इसमें लिया जाए और सेम डेल्टा एक्स इसमें लिया जाए, सेम डेल्टा एक्स, किसमें चेनिंग बाय ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा नहीं। इसका मतलब है कि विच ग्राफ इज मोर सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स? फर्स्ट। इसमें बाई का वैल्यू एक्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा एक्स का चेंज करने से बड़ा बाई भी चेंज दिखा रहा है, राइट? देखते हैं गैल्वेनोमीटर जो रेडी वगैरह बनाने के टाइम पे देखते हैं कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा करंट का फ्लो करते हैं एकदम डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? मोर सेंसिटिव है। वैसे ही अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा उसका सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगा। किस पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में, राइट? क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा शार्प रहेगा, ये ज्यादा शार्प नहीं है, ये ज्यादा शार्प है। शार्प मतलब ऐसे ज्यादा हो जा रहा है, राइट? तो इसका इंक्रीज करने का रेट क्या रहेगा? इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा। जब थोड़ा चेंज दिखाने से इसमें बड़ा चेंज दिखेगा। अब ये बोलने का मेन वजह क्या था? बोलने का मेन वजह है K इक्वल टू, बोलिए, A e टू द पावर
माइनस ए बाई आर टी, राइट। क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि किस केस में रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, वैसा केस इसमें एक्टिवेशन कम है या वैसा केस इसमें एक्टिवेशन ज़्यादा है, राइट। और तो उस केस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डी के बाई डी टी निकालिए, राइट। अरे क्या है, स्लोप ऑफ के वर्सेस टी क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये होता है ना, स्लोप ऑफ व्हाट, के वर्सेस टी। इसको डिफरेंशिएट कीजिए फॉर मोमेंट एक्टिवेशन को कांस्टेंट मानकर। डिफरेंशिएट करने से इतना है क्या, चलिए अब ध्यान से देखो, के ही है, ये क्या है, के है डी के बाई डी टी इक्वल के ये बाई आर टी से बाई। अब खुद बताइए स्टूडेंट, जिसका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा उसमें के वर्सेस टी का स्लोप ज़्यादा बड़ा रहेगा। अरे स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव होना भी चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे लेकिन अब इस इंक्रीजिंग फंक्शन में एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ, कौन सा ग्राफ का स्लोप ज़्यादा साफ है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा चेंज करने से रेट कांस्टेंट में ज़्यादा चेंज दिखाएगा, पर इसमें टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसमें सेम टेम्परेचर का डिफरेंस, इसमें सेम टेम्परेचर का डिफरेंस, इसमें रेट कांस्टेंट ज़्यादा चेंज दिखेगा। इसका मतलब ये कहाँ से बदल रहा है, यहाँ से, इसका या आपसे ये दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सब कैपेसिटर के जैसा है लग रहा है। के वर्सेस टी का ग्राफ है सेम रिएक्शन के लिए, तो ए तो सेम ही रहेगा, ए के बराबर रहेगा पहले होगा, अब दो ग्राफ दिया जाएगा रहेगा। अब तक पूछा है किस में एक्टिवेशन ज़्यादा, किसमें एक्टिवेशन कम, इसमें एक्टिवेशन क्या रहेगा ज़्यादा, क्यों ज़्यादा, इसका स्लोप ज़्यादा शार्प है, राइट, बड़ा स्लोप है हर पॉइंट पे, ऐसा स्लोप कम है। किसी भी एक पॉइंट पे ले लीजिएगा, इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, इस पे इसका बड़ा स्लोप है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब किस ग्राफ का एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा, इसका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा, इसका एक्टिवेशन से कम रहेगा, समझ गए। अरे दो ग्राफ दिया गया है, इसका EA2 बोल दें, इसका EA1 बोल दें, EA1 ग्रेटर देन व्हाट, इसी को एक लैंग्वेज बना लीजिए। Greater the value of activation energy, greater the value of activation energy, comma, greater is the influence of change in temperature, greater the value of activation energy, comma, greater is the influence of change in temperature on rate constant, on rate constant. Greater the value of activation energy, comma, greater is the influence of change in temperature on temperature का influence rate constant पे ज़्यादा रहेगा। Greater the influence of change in temperature on rate constant. इस पे ऐसे ऑब्जेक्टिव जा सकता है, समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि किस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा सेंसिटिव रहेगा टेम्परेचर को लेकर,
जिसका एक्टिवेशन कम रहेगा या जिसका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा? जिसका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कम सेंसिटिव या ज़्यादा सेंसिटिव? ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। इसके बाद का क्लास तभी बढ़ेगा जब आपको 9 और 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो 9 10 बनाइए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। बन जाएगा ना? 2 दिन टाइम दे रहा हूँ, सब लोग बना कर रखिएगा। हाँ।